ये बात 2014 के आसपास की है। हमने किराए पर नया घर लिया था। अंकित, किचन के वॉश बेसिन से पानी नहीं निकल रहा है, किसी प्लम्बर को बुला दो। प्रिया डार्लिंग, मैं अभी गूगल पर देखता हूँ। हर चीज के लिए टेक्नोलॉजी पर निर्भरता ठीक नहीं है। पड़ोस के घर में चले जाओ और उनसे किसी प्लम्बर का नंबर ले लो। इसी बहाने हमारी पड़ोस वालों से जान पहचान भी हो जाएगी। मेरा फेवरेट शो चल रहा है, अभी तो मेरा उठने का मन ही नहीं कर रहा। अंकित ने गूगल से एक नंबर पर फोन करके प्लम्बर को घर बुला लिया। मेरा नाम सतीश कुमार है, बताइए क्या ठीक करना है। अंकित ने प्लम्बर को वॉश बेसिन दिखाकर कहा। अंकित प्लम्बर को काम समझाकर टीवी देखने चला गया और मैं अंदर रूम में सफाई कर रही थी। जब टीवी पर शो खत्म हुआ तो अंकित वापस किचन में चला गया, लेकिन प्लम्बर गायब था। मेन गेट बंद था और उसे किसी ने खोला भी नहीं था। अचानक प्लम्बर को गायब हुआ देख मुझे और अंकित को बहुत हैरानी हुई। उसने वॉश बेसिन की टंकी चलाकर देखी। प्रॉब्लम ठीक हो चुकी थी और वॉश बेसिन का पाइप भी बदला जा चुका था। अंकित ने जब प्लम्बर के नंबर पर कॉल किया तो पता चला कि जिस नंबर पर कॉल की जा रही थी वो नंबर मौजूद नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो प्लम्बर अचानक हमारे घर से गायब कैसे हो गया, और वो भी बिना पैसे लिए। उस रात जब हम लोग सो रहे थे तो अचानक मुझे लगा जैसे खिड़की पर किसी ने कुछ फेंक कर मारा। मैं चौंक कर उठ गई। मैंने देखा कि खिड़की के बाहर वही प्लम्बर खड़ा हुआ था जो दिन में हमारे घर आया था। उसके चेहरे पर एक लंबा निशान था। मैंने अंकित को उठाया, लेकिन अंकित को खिड़की के बाहर कुछ भी नजर नहीं आया। लगता है तुम उस प्लम्बर के बारे में सोचते हुए सोई थी, इसलिए तुम्हें उसका सपना आया होगा। हम सोने से पहले जिन चीजों के बारे में सोचते हैं, हमें उन्हीं के सपने आते हैं। तुम उसके बारे में सोचना बंद करो और सो जाओ। अगले दिन अंकित अपनी ऑफिस ट्रिप पर चला गया। उस रात मैं घर पर अकेली थी। मैंने रात के 11 बजे पूरे घर की लाइट बंद की और सो गई। रात में जब मैं पानी पीने उठी तो घर की सारी लाइट्स ऑन थीं। अचानक खिड़की पर किसी ने पत्थर मारा। मेरा दिल धक से रह गया। खिड़की के बाहर प्लम्बर खड़ा था। वो ड्रिलिंग मशीन से खिड़की का ग्रिल काटने लगा। शायद वो अंदर आना चाहता था। मैंने तुरंत अंकित को फोन किया, लेकिन अंकित की आदत थी कि सोते समय वो अपना मोबाइल बंद कर लेता था। जब अंकित का फोन नहीं लगा तो मैंने सोचा कि पड़ोस वाले घर जाऊं और उनसे मदद मांगूं। लेकिन मैंने जैसे ही मेन गेट खोला, प्लम्बर, जिसकी शक्ल भयानक थी, मेरे गेट पर खड़ा था। मैंने दरवाजा बंद किया और छत पर भागी। मेरी छत पड़ोसी वाली छत से मिली हुई थी। मैंने देखा कि सीढ़ियों पर किसी के पैर के निशान हैं। मैं दीवार कूदकर पड़ोस वाले घर की छत पर गई। उनके जीने का दरवाजा बंद था। मैंने दरवाजा खटखटाया। क्या कोई मेरी आवाज सुन रहा है? हेलो, प्लीज दरवाजा खोलो। दरवाजा काफी देर तक नहीं खुला। मैंने देखा कि प्लम्बर ड्रिलिंग मशीन लिए दीवार कूदकर मेरी तरफ चला आ रहा है। मुझे ऐसा लगा कि जैसे ड्रिलिंग मशीन वो मेरे पेट में घुसाना चाहता है। मैं दरवाजा पीटते हुए जोर जोर से चीखने लगी। प्लम्बर मेरे करीब आ ही गया था कि तभी दरवाजा खुला और किसी ने हाथ पकड़कर मुझे दरवाजे के अंदर खींच लिया। उनका नाम सुमन था। सुमन जीने का दरवाजा बंद करके मुझे अपने घर ले गई। मैंने उन्हें अपने साथ हो रही घटनाओं के बारे में बताया। प्लम्बर ने अपना क्या नाम बताया था? मुझे ठीक से याद नहीं है, पर शायद उसने सतीश या ऐसा ही कुछ नाम बताया था। सतीश नाम का प्लम्बर 5 साल पहले मर चुका है। तुमने जो मकान किराए पर लिया है, इसमें 5 साल पहले राकेश उपाध्याय नाम का एक आदमी रहने आया था। राकेश एक घमंडी आदमी था और किसी पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता था। उसने सतीश को अपने घर बुलाकर पाइपलाइन और टंकियों की फिटिंग करवाई, लेकिन पैसे नहीं दिए। सतीश कई बार उसके घर पर गया, लेकिन राकेश हर बार किसी न किसी बहाने सतीश को टाल देता। एक दिन राकेश जब घर लौटा तो उसने देखा कि सतीश उसकी पत्नी के साथ झगड़ा कर रहा है। राकेश को गुस्सा आया और उसने सतीश से ड्रिलिंग मशीन छीनकर उसके पेट में घुसा दी। सतीश को मारकर राकेश और उसकी पत्नी रफू चक्कर हो गए। आज तक उनका कुछ पता नहीं लगा है।
तब से इस मकान के आसपास सतीश की आत्मा भटकती है। अंकित जब घर लौटा तो मैंने सारी बातें उसे बताई। अंकित ने मेरी बात का विश्वास नहीं किया, लेकिन मैंने अंकित से जिद की कि वो मकान खाली करके हम कोई और मकान ले लें, और फिर हमने ऐसा ही किया। हालांकि अंकित को आज तक मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ है। लालू और मुन्ना में गहरी दोस्ती थी। दोनों साथ साथ काम पर जाते और वापस भी साथ में ही लौटते। कुछ दिनों पहले ही दोनों ने एक साथ एक ही मंडप में शादी की थी। एक रात जब वे दोनों घर लौट रहे थे तो मंदिर के पास उन्हें एक औरत सिंदूर बेचती दिखी। मुन्ना, मैं सोच रहा हूँ कि शबनम के लिए सिंदूर खरीद लूं। तुम अकेले क्यों खरीदोगे? मैं भी अपनी कामनी के लिए सिंदूर खरीदूंगा। लालू और मुन्ना सिंदूर खरीदकर अपने अपने घर ले गए। लालू ने अपनी पत्नी से कहा, शबनम, आज मैं तुम्हारे लिए सिंदूर लेकर आया हूँ। तुम्हारी सूनी मांग अच्छी नहीं लगती। आज के बाद हमेशा तुम्हारी मांग में सिंदूर दिखना चाहिए। उस रात शबनम सिंदूर लगाकर ही सो गई। रात में अचानक खटपट की आवाज से लालू की आंख खुल गई। उसने देखा कि शबनम अपनी सिंगारदानी का सामान निकालकर बाहर फेंक रही है। शबनम, ये क्या कर रही हो? क्या तुम्हें श्रृंगारदानी का सामान पसंद नहीं? शबनम ने लालू की बात का कोई जवाब नहीं दिया। जब श्रृंगारदानी का सारा सामान बाहर फेंका जा चुका था तो शबनम ने एक ईंट से श्रृंगारदानी तोड़ी और दरवाजे से बाहर फेंककर वह सोने चली गई। इसे क्या हो गया है? लगता है मुझसे नाराज है। लालू ने अगले दिन शबनम के व्यवहार के बारे में मुन्ना को बताया। जब हम लोगों ने शादी का सामान खरीदा था तो मैंने तुमसे कहा था कि सस्ती वाली श्रृंगारदानी मत खरीद, लेकिन तू नहीं माना। आज ही उसके लिए महंगी वाली नई श्रृंगारदानी लेकर जा। रात में जब लालू घर पहुंचा तो शबनम का चेहरा देखकर डर गया। शबनम के पूरे चेहरे पर लाल सिंदूर पुता हुआ था और वह शादी की फोटो फाड़ फाड़ कर फेंक रही थी। शबनम, ये क्या कर रही हो? कल रात तुमने श्रृंगारदानी तोड़ डाली और अब फोटो फाड़ रही हो। तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है क्या? लालू ने शबनम के हाथ से फोटो का एल्बम छीन लिया। शबनम की आंखें खून से लाल हो गई। उसने गुस्से में पास रखी बड़ी अलमारी को जमीन पर गिरा दिया। लालू गुस्से से तेजी से चिल्लाया, शबनम! शबनम का मूड अचानक से बदल गया। ये मैं क्या कर रही थी? अलमारी किसने गिराई? और ये हमारी शादी के फोटो किसने फाड़ दिए? शबनम ने शीशे में अपना चेहरा देखा तो वह चीख पड़ी, मेरे चेहरे पर सिंदूर किसने लगाया? ये सब तुमने ही किया है। लालू को अपनी पत्नी का अजीब व्यवहार समझ नहीं आ रहा था। अगले दिन काम से लौटते समय लालू ने मुन्ना को सारी बात बताई। तुम्हारी बातें सुनकर लग रहा है कि कोई भूत प्रेत का चक्कर है। दोनों को मंदिर के पास सिंदूर बेचने वाली औरत फिर से मिली। मुन्ना सिंदूर खरीदने लगा। मुन्ना, अभी कुछ दिन पहले ही हमने सिंदूर खरीदा था, अब तुम दोबारा खरीद रहे हो? मैंने उस दिन जो सिंदूर खरीदा था वो सब बेकार हो गया, क्योंकि उस दिन मैंने यहाँ से जाते ही अपनी शर्ट वॉशिंग पाउडर में भिगो दी थी और शर्ट की जेब में ही सिंदूर रखा हुआ था, इसलिए उस सिंदूर का कोई उपयोग नहीं हो पाया। मुन्ना अपने घर सिंदूर लेकर पहुंचा और उसकी पत्नी कामिनी अपनी मांग में सिंदूर भरकर सो गई। मुन्ना की रात के 12 बजे आंख खुली। उसने देखा कि कामिनी बिस्तर पर नहीं है। मुन्ना उठकर बाथरूम की तरफ गया तो उसने देखा कि कामिनी अपने चेहरे पर सिंदूर लगा रही है। कामिनी, सिंदूर को चेहरे पर क्यों लगा रही हो? मुन्ना ने कामिनी के हाथ से सिंदूर की डिब्बी छीन ली। कामिनी उठकर किचन में चली गई। जब वह किचन से वापस लौटी तो उसके हाथ में चाकू था और उसका चेहरा भयानक था। कोई पति जिंदा नहीं रहेगा। कामिनी ने मुन्ना के ऊपर चाकू से हमला कर दिया। मुन्ना सीधे घर के बाहर भागा
और उसने घर का दरवाजा बाहर से बंद कर लिया। कामिनी अंदर से दरवाजे में चाकू मारती रही। मुन्ना उसी समय दौड़ता हुआ लालू के घर पहुंचा। लालू, मेरी पत्नी कुछ अजीब हरकतें कर रही है। उसने मेरे ऊपर चाकू से हमला कर दिया। उसका पूरा चेहरा सिंदूर में रंगा हुआ था। आज मैंने शबनम को सिंदूर नहीं लगाने दिया था, वो बिल्कुल ठीक है। उस सिंदूर में ही कुछ गड़बड़ है। अगले दिन लालू और मुन्ना ने मंदिर के बाहर खड़े होकर सिंदूर बेचने वाली उस औरत को ढूंढा, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिली। लालू और मुन्ना मंदिर के अंदर गए और उन्होंने मंदिर के बूढ़े पुजारी से पूछा, बेटा, वो औरत 40 साल पहले यहाँ खड़ी होती थी जब मैं बच्चा था। ये आप क्या कह रहे हैं? उस औरत की उम्र तो 30-35 के आसपास ही होगी। तुमने जरूर उस औरत की भटकती आत्मा से सिंदूर ले लिया है। 40 साल पहले रूपवती नाम की एक औरत मंदिर के बाहर सिंदूर बेचा करती थी। रूपवती शादीशुदा थी, लेकिन उसका पति शराबी और पियक्कड़ था। रूपवती को रामजीमल नाम के चित्रकार से प्यार हो गया था। एक दिन जब वो चित्रकार रूपवती का चित्र बना रहा था, तो रूपवती के पति ने उन दोनों को देख लिया। उस दिन जब रूपवती घर पहुंची तो उसके नशेड़ी पति ने चाकू से रूपवती की हत्या कर दी। रूपवती की आत्मा अपना सिंदूर बांटकर सारे पतियों से बदला ले रही है। मुन्ना और लालू ने तुरंत अपने घर जाकर रूपवती की आत्मा से लिया गया सिंदूर बाहर फेंक दिया। आज भी लोगों को मंदिर के बाहर रूपवती की आत्मा सिंदूर बेचती दिखाई देती है।